Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. Student, ये जो हमारा टॉपिकल टेस्ट सेशन है ये आपको अपने एग्जाम में जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रिप देने में हेल्प करता है। आपने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ सीखा, अब उसको अप्लाई करने का वक्त है। और इसी टॉपिकल टेस्ट सेशन से इसमें जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, आप इस टॉपिक को कंसेप्चुअली यानी आपने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, किस तरह आपने उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने एमसीक्यू पे अप्लाई करना है, ये हम इस लेक्चर में सीखते हैं। तो हम आगाज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं। एक हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर का नाम भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। हम इसको केमिकल में CHEM कर केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम EQ फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम EQ इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। तीनों में से जो टर्म इस्तेमाल हो आपने उसको फॉलो करना है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता क्या है? किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेट, वो स्टेज, वो लम्हा when rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, हम उस लम्हे को इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। मैंने कहा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपस में बराबर हो जाए, और ये किस में आता है? इट ओनली हैपेंस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये बात, एक और मैं बात तंबीह करता चलो आपको। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम या जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहे हैं, आपने इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस रीजन में रखना है। इक्विलिब्रियम स्टेट और चीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और चीज है। अब जरा आइएगा इसके ऑप्शन पे देखें, लिखा हुआ है कि इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यस, इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस वन इज अ मैक्रो। जब मैक्रोस्कोपिक आता है इट मींस कि वी स्टडी इट एट लार्ज स्केल। हम 1 मोल 2 मोल, हम इसका मैस ले रहे हैं, हम इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम इस लेवल पे बात करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो। और जब हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, मोलेकुलर लेवल पे चले जाते हैं, एटम के अंदर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक। जैसे हम स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसकी शेप क्या है, इसमें एंगल्स क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है। बट दिस केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस वन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो A इज करेक्ट। इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आप रिएक्टेंट लेकर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, आप प्रोडक्ट लेकर भी इक्विलिब्रियम, यानी ये भी करेक्ट है। चार्ली, इट कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। यस, क्लोज्ड वेसल, उसमें ये इजीली। एंड डेल्टा, इट इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। नो, कैटलिस्ट हेल्प अस टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट अर्लियर। When a reversible reaction is at equilibrium state, catalyst does not affect the equilibrium state. It should be kept in mind. So, for this question, our correct option is D. The unit of Kc for the reaction of ammonia synthesis are. जरा सुनिएगा, मैंने कहा कि मेरे पास ना अमोनिया सिंथेसिस है, अमोनिया सिंथेसिस। मुझे इसके लिए इसके लिए यूनिट्स चाहिए Kc के। अमोनिया सिंथेसिस के लिए Kc के यूनिट्स क्या है? दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको कंप्लीट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन N2 गैस प्लस 3H2, दिस वन इज आल्सो द गैस, रिवर्सिबल 2NH3, ये दिस वन इज आल्सो गैस। ये आपके पास। अब आपने इसका Kc एक्सप्रेशन लिखना है। Kc एक्सप्रेशन, जब आप इसका Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो Kc आप ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसको ऊपर लेते हैं। प्रोडक्ट है अमोनिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3, और ये जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ये एक्सपोनेंट में आएंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये नाइट्रोजन,
और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो एक्सपोनेंट में आएंगे। अब ना दो बातें जरा तवज्जो से सुननी है। जब मैं ब्रैकेट लिखता हूं ना, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट जब भी मैं लिखता हूं, मैं लफ्ज बोलता कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होती है? वैसे तो कंसंट्रेशन हम कहते हैं अमाउंट। यहां पे कंसंट्रेशन से मेरी मुराद मैं यूनिट्स लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब। हम आम तौर पर कंसंट्रेशन डिफरेंट यूनिट्स में लेते हैं, तो हम इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं कंसंट्रेशन को। अब ना आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे कॉन्क भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं तो जरा देखिएगा, मैं इसी पैटर्न पे आता हूं कि केसी। अब जरा सुनिएगा, ये जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया लिखा है वहां पे मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, और इसका स्क्वायर आ गया ओवर ये मोल पर डीएम क्यूब इनटू ये मोल पर डीएम क्यूब, और इसका क्यूब आ गया, ये रेज पावर 3 आ गया। अब वेरी सिंपल, मोल पर डीएम क्यूब, ये 3 है, इसके ऊपर 1 है, 3 + 1 4 ऊपर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 4, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? -2। कुछ तो फास्ट आपको करना पड़ेगा ना, यानी आपके पास आंसर इसका क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया जी मोल डीएम क्यूब, और ऊपर -2 आ गया। अब क्या करोगे? अब दो बातें। पहली बात आप ये करोगे, ये मोल -2 और 3 × 2 = 6, डीएम +6 लिख लो, ये सिंपली 6 लिख लो। एक और भी चीज, और वो क्या भला, आप ना इतनी ये जो चीज आप लिखते हो ना, इतना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कौन कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आपके पास क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन रेज पावर -2। ये दोनों तरह ही आपसे पूछा जा सकता है। अब आखिरी बात करके हम आगे बढ़ते हैं, और वो क्या? ये वो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर नहीं है। रिएक्टेंट के मोल्स 4, प्रोडक्ट के मोल 2। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते तो फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते उस केस में केसी जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एक आपको और बात बता रहा हूं, एक और भी बात, जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में हो, आप उनको यहां पे जरूर मेंशन करते हैं। लेकिन केसी लिखते वक्त अगर आपका कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, तो आप उसको केसी एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करते। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, इनको याद रखना है। मैं समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं बात कहता हूं ना, इसको राइट डाउन किया करें मैं क्या बोल रहा हूं। स्टूडेंट, अब अगर आए आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ, तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मोल्स -2 DM6। In a gaseous phase reaction, if the number of moles of reactants are equal to the number of moles of product, then ये आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। तवज्जो से सुनना मेरी बात, तवज्जो से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। स्टूडेंट, मैं आपको एक अहम तरीन नुक्ता बता रहा हूं। मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, क्या रिलेशनशिप है? केपी दैट इज इक्वल टू केसी RT डेल्टा एन। ये चीज ये मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी? आपको ये याद करना है। अब R क्या है? R इज द जनरल गैस कांस्टेंट। T क्या इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन क्या है बेटा जी? डेल्टा एन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करें तो आप, अब याद क्या, ये तो एक आगाज सा है ना, याद क्या रखना है, क्या करना है यार? 3 मेरी बातें याद कर लें, कभी जिंदगी में इस क्वेश्चन से आपको मार नहीं पड़ेगी, आप कभी गलत कोई आंसर नहीं देंगे, आप करेक्ट। 3 बातें सर। पहली बात यह है कि इफ डेल्टा एन इज 0, ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन 0 कब होगा? वो तब होगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे। यानी ये डेल्टा एन 0 कब होगा? ये होगा व्हेन NP इज इक्वल टू NR, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे तब डेल्टा एन 0 होगा। और जब ये 0 होगा
तो ये डेल्टा एन जीरो, किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती, 1। और इस सूरत में के पी दैट इज इक्वल टू के सी। ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी। इससे रेलेवेंट एमसीक्यू आएंगे। आपने सिर्फ देखना है कि किस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर है। अगर मोल बराबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, डेल्टा एन जीरो, अगर डेल्टा एन जीरो को लेगो तो फिर के पी दैट इज इक्वल टू के सी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो आपने जेन में रखना है वो है अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आए, पॉजिटिव, ये कब आएगा पॉजिटिव? ये तब आएगा अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा होंगे। अगर प्रोडक्ट के मोल जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स होंगे 3, रिएक्टेंट के मोल्स होंगे 2, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, और वो 2 डेल्टा एन किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो डेल्टा एन पॉजिटिव कब आता है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब जब प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम पी, ये जो वर्ड है ना प्रोडक्ट, इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, पी। तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे के पी इज ग्रेटर देन के सी, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा। अब आखिरी बात, तीसरी बात आप ले जाओ। अब मैं पहला क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, क्या मतलब, नाउ इन दिस केस नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपके ये बकवास, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4, 3 + 1 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2, 4 2 - 4 दैट इज -2। इसका मतलब है नाउ द डेल्टा एन इज नेगेटिव। कब आएगा, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ये कम होंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। अगर प्रोडक्ट कम है तो केपी कम है किससे, केसी से। ये जो 3 मैंने आपको बातें बताई हैं, इनको ज़ेन नशीन कर लो। अब पहली बात दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है, अगर मोल बराबर हैं, पहली बात, अगर मोल बराबर हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, डेल्टा एन 0 होगा और यूं केपी केसी बराबर होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, एक के कम है एक के ज्यादा है, तो इसका मतलब उस सूरत में केपी और केसी बराबर नहीं होंगे। दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी होगी, कोई एक छोटी होगी। अब कौन बड़ी होगी, वेरी सिंपल, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो केपी बड़ी, अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा तो केसी। अब जरा इस पे आइएगा, आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे Kp is equal to Kc. For this question your answer is B. In which of the following reactions Kc and Kp will be equal? तो इनमें किस में Kp और Kc इक्वल होंगे? बहुत ही आसान, अभी तो बताया Kp और Kc तब इक्वल होंगे अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे और डेल्टा एन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है, अनइक्वल। अगर आप बीटा और चार्ली को देखेंगे, इसमें रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा पे चले जाएंगे, H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI, इट मींस इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 हैं, बराबर हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी। फॉर द रिएक्शन CO + Cl2 goes to COCl2, द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc इज इक्वल टू। अब जरा सुनना है, रिएक्शन पहले देखो, रिएक्शन क्या है स्टूडेंट। आपके लिए जो रिएक्शन है ना वो है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, + Cl2, दिस वन इज आल्सो अ गैस, Cl2, एंड वी हैव रिवर्सिबल, वी हैव CO एंड Cl2। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब वो बताता है, क्वेश्चन ये बताएं इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc दोनों का रेशो क्या है। यानी हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं Kp ओवर Kc रेशो, ये जानना चाहते हैं। बार बार मैं लिखूंगा कि आपको Kp Kc का रिलेशन आना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या है। वेरी सिंपल, Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, ये आ गया RT डेल्टा। अब क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा N। डेल्टा N क्या है, डेल्टा N है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हैज 1 मोल, ये 1 मोल, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया -1। इसका मतलब है डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब याद रखना, अगर ये डेल्टा N -1 आ रहा है,
अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट माइनस में चला जाए तो वो डिनोमिनेटर में चला गया। इसका मतलब ये आपके पास क्या बना, Kp दैट इज कल टू Kc, और मैं इसको लिखूंगा 1/RT। अब रेशो लेनी है ना, Kp ओवर Kc, ये Kc इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Kp ओवर ये Kc दूसरी तरफ चला गया, और दैट इज कल टू 1/RT। तो आपका ये आंसर आ गया। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज अल्फा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc इज 10. Kc is 10. If the concentration of product is reduced to half, then the value of Kc for that reaction at constant temperature will be. अच्छा, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बच्चा ये पढ़ता हो, अब मैं मुझे तो नहीं आएगा ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन Kc उसकी 10 आ गई, अब उन्होंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हाफ तक रिड्यूस कर दिया, अब Kc क्या होगी, वो तो सर पकड़ के बैठ रहता है। लेकिन वो आखिरी एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसकी बेस पे सारा आंसर आना है उसको नहीं देख पाता, और वो क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आपने वो जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिड्यूस की है ना, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। अब याद रखना, एक बात याद रखना, एंड तक याद रखना, सुनो, आपने ये बात याद रखनी है बेटा जी कि ये जो Kc है ना, Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये मेरी बात को आप फेंक नहीं सकते, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, एक है टेम्परेचर। मैं आज तो लफ्ज टेम्परेचर पूरा लिखूंगा, टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो Kc चेंज होगी। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो Kc अगर पहले 10 थी तो फिर भी 10 ही रहेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरी बात ना, बच्चे इसको पिक नहीं कर पाते। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं दूसरा जो है Kc डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आते हैं तो उनकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसकी रेशो, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये मैंने ये नहीं कहा कि Kc डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने इनिशियल की बात नहीं की। मैंने कहा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है तो अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की रेशो है ना, वही तो हमें Kc बताती है, तो उस पर डिपेंड करती है। ये जो दूसरा मैंने नुक्ता इसके बारे में बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक के पल्ले नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़हीन और फतीन, इंटेलिजेंट और जीनियस स्टूडेंट के पल्ले पड़ेगा। स्टूडेंट, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये क्वेश्चन है, Kc 10 है, आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसको चेंज किया लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो भाई Kc 10 ही रहेगी बिकॉज Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp at 500 Kelvin is 1. Kp is 1, 500 Kelvin. For Kc at the same temperature same है। For the following reaction, ये R की वैल्यू भी आ गई, तो ये रिएक्शन भी आ गया। अब ना जरा सुनिएगा, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, हमने इसको एड्रेस कैसे करना है, आंसर की तरफ कैसे बढ़ना। देखो, पहली बात तो जेन में बिठा लो कि आपको ये, मैं बार बार लिखूंगा ये रिलेशन, मैं बार बार लिखूंगा। रिलेशन क्या है, रिलेशन है Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। अब जरा देखना, अब जरा, वो पूछता क्या है, वो आपसे पूछता है कि बताएं टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, वो 500 केल्विन रखना है, बताओ Kc, आपने Kc को फाइंड आउट करना है। अब Kc फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, Kp चाहिए। Kp उसने बता दिया 1 है, यानी ये आपके पास Kp आपके पास आ गया 1, ये आपके पास 1 है। हम Kc चाहते हैं, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। R की वैल्यू उसने बता दी है, R इज इक्वल टू 0.01, R की वैल्यू उसने बता दी 0.01। वो आगे लिख लेना है, यानी मोल, वो उसके जो यूनिट्स लिखे हुए हैं, एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन, वो लंबी एक बात हो जाएगी। और टेम्परेचर उसने कहा है 500 केल्विन, 500 केल्विन, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा। अब डेल्टा n क्या है, डेल्टा n आप रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या है, मैं सिंपल आसान कर, PCl5 रिवर्सिबल, PCl3 प्लस Cl2, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1,
तो डेल्टा n क्या होता है? डेल्टा n होता है 2 - 1 नंबर ऑफ मोलर प्रोडक्ट माइनस, तो आपका पास 1 आ गया। डेल्टा n क्या क्या 1 आ गया। अब इसका 1 का मतलब वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। अब 500 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 2 ये 2 0 गई, तो आपका मतलब हुआ कि ये 1 दैट इज इक्वल टू KC, और ये आपके पास 5 बच गया। When we multiply 500 to 0.01, the answer will be 5. We want to calculate the value of KC. अब 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास KC क्या आएगा? KC दैट इज इक्वल टू 1/5। 1/5 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 5, 0.05 2 × 10, तो आपके पास क्या आएगा? 0.2। अब आगे यूनिट्स, यूनिट्स वो आपको दे ही रहा है। अच्छा, अब देखेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज A, 0.2 mole per dm cube. Kp is more than Kc when the difference of the number of moles of product and reactant is. अब दोबारा मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी, अगर आप इसको फॉलो करें, Kp is more than Kc, the value of Kp is greater than Kc. कब? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, और डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा n क्या होगी? पॉजिटिव, यानी डेल्टा n डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा n पॉजिटिव होगा, पहली बात, तो उसका मतलब है Np इज ग्रेटर देन Nr, और उसका मतलब है Kp इज ग्रेटर। आप ये जो स्टेटमेंट, अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये स्टेटमेंट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज पॉजिटिव, सी। The value of equilibrium constant, I mean Kc, for the reaction 2HF reversible H2 plus F2. अब जरा इसको देखना, is 10⁻⁻13 at 2000 degree centigrade. Calculate the value of Kp for this reaction. Again very simple. क्या कहा आपको ना, आप ये आंसर इसका लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है? 2HF रिएक्टेंट के 2 मोल्स, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल होंगे तो Kp दैट इज इक्वल टू Kc। अब Kp कितना है? Kp आपके पास वो कह रहा है, Kc कितना है? 10⁻⁻13, तो Kp भी कितना होगा? 10⁻⁻13। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी क्लियर कट, दैट इज बीटा 10⁻⁻13। व्हेन Kc वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज वेरी स्मॉल, द इक्विलिब्रियम लाइज टू। अब ना ऑप्शन को छोड़े, पहले ना इसमें भी ये जो एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इसमें बहुत कंसेप्ट छुपे हुए हैं। मैं तो उसका एक पहलू डिस्कस करूंगा, बाकी आप उन चीजों को देख के अपने दिमाग में खुद एक इमेज बना लें, और अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से डिस्कस करें। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ Kc, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये बेसिकली 4 हैं जो हमारे लेवल तक हैं। एक है Kp, एक है Kc, एक है Kx, एक है Kn, लेकिन हम ज्यादातर सिर्फ 2 को एड्रेस कर रहे होते हैं, और वो क्या है? Kp और Kc। इन दोनों में भी हम तो सिर्फ एक ही बोलते जा रहे होते हैं, और वो Kc। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ Kc तक महदूद रखते हैं, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, और भी 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सिंबल्स हैं। अब यहां पे जरा सुनिएगा, एप्लीकेशन ऑफ Kc में एक हम चीज पढ़ते हैं, और वो है एक्सटेंट ऑफ EXTENT, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आता है तो वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, किस हद से मुराद है रिएक्टेंट की कितनी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, कितने रिएक्टेंट बाकी है। ये एक बुनियादी सी बात। अब जरा सुनना, हम ना क्या क्या कहते हैं, Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरा बातों को सुनना, मैंने ये सारी चीजें अपने दिमाग में कैसे रखी हुई हैं, कैसे उसको मैं आसानी से आंसर की तरफ पहुंच जाता हूं, मैंने चीजों को कैसे मैनेज किया हुआ। देखना, Kc दैट इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, मजीद अगर आप इस रिलेशन से पूछो क्या कहते हो, तो वो कहता है कि वो कह रहा है कि Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा यही कह रहा है कि Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीजें ये यानी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगी तो Kc ज्यादा होगी। अब उलट कर लो, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की Kc बहुत ज्यादा होगी,
अगर केसी वेरी हाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो बातें हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये केसी ज्यादा है, वेरी हाई है, तो प्रोडक्ट ज्यादा, और इनवर्स का मतलब है रिएक्टेंट क्या है? कम है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत कम है, ये चीज। अब इस एक बुनियादी नुक्ते को अब हमें क्या कहा जा रहा है? हमें इससे अगली बात क्या कही जा रही है कि अगर केसी बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या है? अगर केसी बहुत कम है, ये है ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। केसी बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोडक्ट भी बहुत कम है, प्रोडक्ट कम है। अगर केसी मैं इसको कर रहा हूं तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा। क्या मतलब? इसका मतलब है रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना गवारा ही नहीं किया। क्यों नहीं? वजह यह है कि रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल। तो अगर केसी बहुत कम होगी, प्रोडक्ट कम होगा। अब मैं बातों को समराइज कर रहा हूं। अगर केसी बहुत कम होगी, प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। अब रिएक्टेंट क्यों ज्यादा है? इसका मतलब है रिएक्टेंट इसलिए ज्यादा बिकॉज रिएक्टेंट इज स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। और प्रोडक्ट क्यों कम है? बिकॉज प्रोडक्ट इज अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव। इन सब बातों को आपने ज़हन में बिठाना। तो अगर केसी बहुत कम है तो फिर इक्विलिब्रियम किधर रहेगा? वो इधर ही रहेगा। ये कौन सी साइड? ये लेफ्ट साइड है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम कहेंगे द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई टू द लेफ्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेफ्ट। व्हेन द सिस्टम H2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू HI, यहीं तक रुको। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं, दोनों गैसियस स्टेट में। प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के मोल डेल्टा 0 है। is in equilibrium at 444 degree centigrade at 1 atmospheric pressure. The value of equilibrium constant Kp is 50. ये रिएक्शन Kp की वैल्यू 50. What is the value of Kc at a pressure Kp at a pressure of 2 atmosphere at the same temperature? आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ प्रेशर को आपने 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। अभी मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा Kp या Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, सिर्फ दो चीजें इनको अफेक्ट करती हैं। और वो क्या क्या है? और वो एक पहली तो चीज है टेम्परेचर, और दूसरी चीज क्या है? वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब यहां टेम्परेचर सेम है, तो अगर पहले 50 थी तो प्रेशर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब सेम टेम्परेचर पर वो 50 ही रहेगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन your answer is very clear, that is C50. For the reaction 2NO2 reversible N2O4, which value of the equilibrium constant indicates the largest concentration of NO2? अब जरा सुनना, मैं फिर मुझे मौका मिला चीज को एक्सप्लेन करने का। देखो आपके पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 2NO2, this one is the gas, reversible N2O4, ये भी गैस है। अब वो कहते हैं कि बताएं, इसमें 4 वैल्यूज उसने दी है, बताएं कौन सी वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 लार्जेस्ट है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO2, दिस वन इज द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है NO2, ये लार्जेस्ट कब होगी? लार्जेस्ट कब होगी, ये क्वेश्चन। अब जरा सुनना, अभी मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस की है कि अगर Kc बहुत स्मॉल होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, ये इनवर्स है ना, उलट है, द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज वेरी हाई, तो NO2 की कंसंट्रेशन लार्जेस्ट कब होगी? जब Kc बहुत कम होगी। अब आपके पास 4 वैल्यूज है, जरा इन वैल्यूज को देखना। पहली वैल्यू में 10⁻⁻2 है, दूसरे में 0.41 है। अगर पॉइंट को आप 4 के बाद ले ना, 4.1 10⁻⁻1 बन जाएगा। चार्ली पे 10⁻⁻1 है, और डेल्टा पे जाएंगे वो भी 0.87 है, उसको भी 8.710। इसका मतलब है इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देखनी है, दैट इज ए। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए।
The equilibrium constant at 1300 Kelvin for the reaction H2 plus Br2 reversible to is 1.6 10 to the power 5. What is the value of Kc for the reverse reaction? ये थोड़ा सा ना एक नई बात आ गई, इसको अब्सॉर्ब करो, डाइजेस्ट करना भी आपने, जरा सुनना। क्वेश्चन को पहले समझो। मैं अगर आपको क्वेश्चन समझा गया ना तो मैं समझूंगा मैंने आपको आंसर बता दिया। मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं, खुदारा क्वेश्चन की नेचर को समझो। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बाज़ दफा आपसे बहुत आसान सी चीज पूछी जाती है, आप ऐसे स्टेटमेंट के अंदर उलझते हैं कि बहुत सारा टाइम जाया कर बैठे और अपने ऊपर प्रेशर डेवलप करवा बैठते, कॉन्फिडेंस आपका शैटर हो जाता है। तो ऐसा ना करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझो। ये रिएक्शन है, हर एक ही आसान भी नहीं होता और हर एक मुश्किल भी नहीं होता। H2 प्लस Br2 रिवर्सिबल 2HBr, ये है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये आपके पास रिएक्शन है। अब कहा गया है कि इसकी जो Kc वैल्यू है ना, Kc वो है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर 5, ये 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर 5। वो कहते हैं कि ये तो फॉरवर्ड है ना उसकी, अगर ये रिवर्स आए, जब रिवर्स आएगा तो दीज आर द प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द रिएक्टेंट, तो फिर बताओ Kc क्या होगी। एक आसान सा है ना नुक्ता, वो समझ लो। वो नुक्ता क्या है, वो है कि Kc, मैं उसको डैश कहता हूं, Kc डैश, क्यों जी, Kc प्राइम, Kc डैश, ये है रिवर्स रिएक्शन उसकी Kc वैल्यू, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ Kc ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी आप आसान सा काम है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1 ओवर Kc कितनी है 1.6 10 टू द पावर 5, इसको सॉल्व कर लो। ये 1 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 6.3 आ जाएगा, तो ये आपके पास 6.3 क्रॉस 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज चार्ली 6.3 क्रॉस 10 टू द पावर -6। ली-शेटलियर प्रिंसिपल applies to, very important topic, ली-शेटलियर प्रिंसिपल। ली-शेटलियर प्रिंसिपल जब हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो दो जगहों पे अप्लाई होता है, एक तो केमिकल सिस्टम में, ये जो रिएक्शंस आप पढ़ते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, एक फिजिकल सिस्टम में भी, आइस, वाटर, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, इन पे भी अप्लाई होता है, तो मैकेनिकल पे नहीं अप्लाई होता। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो जो चीजें बी और सी, so for this question your answer is delta both B and C. One can estimate the direction in which equilibrium will shift with the help of, यानी जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आया, आपने कोई स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस कंसंट्रेशन चेंज की, प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो अब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स आएगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, ये हमें कौन बताता है। This one is the topic which is addressed by ली-शेटल प्रिंसिपल। ये ली-शेटल प्रिंसिपल का है ना उन्वान, उसको ये, तो इसका मतलब हुआ फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, ली-शेटलियर प्रिंसिपल। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BiCl3 बिस्मथ ट्राइक्लोराइड इज cloudy, milky. Cloudiness of BiCl3 solution can be cleared by, पहले ना मैं दोबारा कहूंगा, स्टेटमेंट को समझो खुदारा, स्टेटमेंट को समझो क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है कि आपके पास ना एक रिएक्शन है जिसमें आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है BiCl3 बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, इसको वाटर में ऐड किया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना। अच्छा, जब रिएक्शन हुआ ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारे पास जो बना ना वो BiOCl, BiOCl प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन से 2HCl बना, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसमें ना BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ये जो दिस वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता, और इसके इनसॉल्युबल होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स क्लाउडी, इट बिकम्स मिल्की दूरिया कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BiOCl। इसकी वजह से जितना ये ज्यादा होगा उतनी मिल्कीनेस ज्यादा होगी, और जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतनी मिल्कीनेस कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मिल्कीनेस है, ये जो क्लाउडीनेस है, ये कम कैसे होगी। ली-शेटल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ली-शेटल प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स ले जाओ, अगर रिवर्स ले जाओ
कंसंट्रेशन ऑफ BiOCl कम होती जाएगी और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्लाउडीनेस मिल्कीनेस से डिसअपीयर होती जाएगी। अब वापस कैसे आना, इसके दो तरीके हैं, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करो या प्रोडक्ट और डालो, प्रोडक्ट कौन से, HCl। इसका मतलब है या तो हम इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन कम करें, इसको उसमें से विड्रॉ करें, या दूसरा है आप HCl और ऐड करते जाए। जब हम HCl ऐड करेंगे, HCl इज द प्रोडक्ट, अगर आप HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा, और रिवर्स जाने का मतलब है कि आपके पास इसकी कंसंट्रेशन कम होने से प्रोडक्ट जो है ना क्लाउडीनेस कम होती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली, एडिशन ऑफ HCl। अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर प्रिंसिपल which chemical system shift to the right when pressure is increased। मुझे ऑप्शन से कोई गर्ज नहीं, मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं कि ली-शैटलियर प्रिंसिपल हमें कैसे कन्विंस करता है। देखें, पहली चीज स्टूडेंट, पहली चीज आपने याद रखनी है, मैं ना अफेक्ट ऑफ प्रेशर / वॉल्यूम चेंज, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ दो बुनियादी बातें करूंगा। पहली बात, अगर डेल्टा N इक्वल टू 0, मैं ये बात कर रहा हूं गैशियस फेज रिएक्शंस की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन में हो, लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड में हो, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आ गया गैशियस फेज, इसमें मैं दो बातें करूंगा। अगर गैशियस फेज रिएक्शन, उसमें डेल्टा N जीरो का मतलब क्या है? डेल्टा N जीरो का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। फिर अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करें, प्रेशर या वॉल्यूम को मैं इसलिए कहता हूं कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम अगर आप उसको पिस्टन को फिक्स नहीं किया हुआ, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, इसलिए मैं दोनों टर्म्स को इकट्ठा बोलता हूं। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम आप कम ज्यादा करेंगे, चेंज करेंगे, तो नो अफेक्ट ऑन केसी या केपी जो भी आप कहते हैं। दूसरी बात मेरी सुनना, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दोज गैशियस फेज रिएक्शन, मैं ये लिखूंगा, फॉर दोज गैशियस फेज रिएक्शंस, फॉर दोज गैशियस फेज रिएक्शन इन विच delta N is not equal to 0, mean number of mole of product is not equal to number of mole of reactant। एक बार में दो दफा लिख देता हूं। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ये बड़ी खूबसूरत बात, if pressure is increased, या इनवर्सली इन द अदर वे मैंने क्या कह दिया, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे यानी वॉल्यूम कम करेंगे, रिएक्शन उस तरफ चल पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेस नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मैंने लिखा ना, ये हकीकत जाने सोने के पानी से लिखने वाली बात है। इसको आप समझ जाएं, बताया होता है लेक्चर्स में आपको बार बार, यहां तो मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं। अच्छा, अब आपने देखना क्या है कि आपके फर्ज क्या है, आपके पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? PCl5 रिवर्सिबल, PCl3 प्लस Cl2, ये गैस, तीनों गैशियस यानी ये गैशियस फेज रिएक्शन हुआ। अब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल्स कम है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन किधर आएगा, ये लेफ्ट पे आएगा, ये लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर आप ऐसा केस लें जिसमें रिएक्टेंट के मोल जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट के कम है, जैसे आपके पास एक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3, ये भी गैस। अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, मैंने कहा रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4, इधर नंबर ऑफ मोल्स 2, तो प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड मीन राइट साइड पे। दिस वन इज आवर राइट साइड। यही तो पूछा गया है, यही तो स्टेटमेंट है। अगर आप इसको देखें, ऑप्शन ए और बी को देखेंगे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर है,
लिहाजा प्रेशर चेंज करने से ए और बी इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ली को देखेंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन किधर जाएगा, राइट साइड पे, फॉरवर्ड, और यही आपका आंसर है। What happens when an inert gas is added to an equilibrium keeping volume unchanged? तो ये नीचे ना आपके पास जरा यह पॉइंट को समझना, जरा पॉइंट को समझना। अल्लाह करे कि ये मैं बात आप तक कन्वे कर पाऊं इनर्ट गैस के वाली में। अब पहली तो बात आप ध्यान में रखनी, पहला पॉइंट कि अगर आपके पास डेल्टा एन जीरो है, आई मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये जो मैं बात करने जा रहा हूं इसके साथ ही रेलिवेंसी बनती है। ये बात अगर आपको क्लियर हो जाए, फिर इसको थोड़ा सा बीच में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर लो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं, डेल्टा एन जीरो है, तो आप इनर्ट गैस ऐड करें, नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक तो ये नुकता, यानी ये वही बात है जो मैंने इधर ऊपर भी की है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपने जेन में रखना है कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, यानी अब आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है, और मेरी ये बात ना गैसियस फेज रिएक्शन के लिए, गैसियस फेज रिएक्शंस में उनके लिए कह रहा हूं, रिएक्शन। अब दूसरी बात क्या है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है, और फिर मैं तीसरी बात भी क्या करूंगा, मैं कहूंगा दोबारा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। मैं यही, अब यहां दो सूरत हाल है। पहली क्या है कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, जो अभी क्वेश्चन भी है, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, फिर भी नो चेंज या नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात क्या ध्यान में रखनी, वो यही है जो मैंने ये वाली कही है कि अगर आपके पास नंबर, अब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करते, आप पिस्टन को मूवेबल रखते हैं, पिस्टन को। अब यहां पे आखिरी बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, यानी दिस इज मूवेबल पिस्टन, पिस्टन मूव कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, सब जरा वॉल्यूम कम होता जाएगा, और रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन उधर जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम है। यानी तीसरी बात वही है जो ऊपर आपने की। इन चीजों को, तीन को, एक और भी मेरी बात में रखना, मैं दोबारा कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे मैं बड़े नाम देता हूं, मैं कहता हूं इसे केपी, मैं इसे कहता हूं केसी, मैं कहता हूं के एक्स, मैं कहता हूं के एन, इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा जी ये दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैज यूनिट्स, दिस वन इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो एक लम्हा है, एक स्टेज है, एक स्टेट है, इन दोनों को अलग अलग डील करना है। अब जब कोई रिएक्शन रिवर्स इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, वगैरह वगैरह, उनसे ये चीज अफेक्ट होती है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, ये सिर्फ दो चीजों से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंज करने से, और दूसरी बात भी वो जो मैंने आपसे कही कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, उससे चेंज होती है। ये दोनों बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप वॉल्यूम अनचेंज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड, तो डेल्टा इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस, रिवर्सिबल वाटर सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू। अब ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे रेलेवेंट है, ये फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल सिस्टम कह लो, और फिजिकल सिस्टम ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है, इनको डील करने में हमारी कैसे मदद करता है। कॉन्सेप्ट ऊपर वाले ही मैं लेके जाऊंगा। अब क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं जी आपके पास आइस है, आइस सॉलिड स्टेट, रिवर्सिबल आ गया, और वाटर इज द लिक्विड स्टेट, ये दो चीजें आ गई। अब ये दो बातें ज़हन में रखनी, ये फिजिकल सिस्टम है, केमिकल नहीं है। केमिकल के लिए और अप्रोच है, फिजिकल मिलती जुलती तो है ना। अब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया,
हमने प्रेशर को P इंक्रीज करना है। तो बताएं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब है क्या, आइस मेल्ट करेगी, या रिएक्शन रिवर्स आएगा, रिवर्स आने का मतलब है कि वाटर विल फ्रीज इनटू आइस। क्या होगा हम इसको देखना चाहते हैं। अब जरा एक बात को समझना, मैं क्या बोलता क्यों हूं, प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज लेस। प्रेशर बढ़ाएं, रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर वॉल्यूम कम है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उधर जाएगा ना जिधर वॉल्यूम कम है। अब हमने इन दोनों में देखना है कि वॉल्यूम किसका कम है। आप जानते नहीं है कि आइस ऑक्यूपाई 9% मोल वॉल्यूम देन वाटर। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा, वाटर का वॉल्यूम कम। इधर क्या है, इधर मैंने क्या कहा, इसका वॉल्यूम V, वॉल्यूम आइस का ज्यादा, और वाटर का इसके मुकाबले में क्या है, वाटर का वॉल्यूम क्या है, कम है। अच्छा, ये सिर्फ ना, यानी सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड का कम है। ये सिर्फ आइस और वाटर के केस में। अगर आप बाकी जो सब्सटेंसेस को देखेंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम बढ़ता है, गैसियस में और बढ़ता है। लेकिन आइस के केस में ये अनॉमलस बिहेवियर है, अनॉमलस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ये आइस विल कन्वर्ट्स इनटू वाटर, आइस विल मेल्ट, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन के अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे, लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो अ शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड। ये बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा और आइस विल मेल्ट्स इनटू वाटर। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच वन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ केसी? मैं बार बार कहूंगा केसी को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक टेम्परेचर और एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, उसको ये। तो यहां पे टेम्परेचर है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली। Synthesis of ammonia by Haber's process is a reversible reaction. Okay. What should be done to increase the yield of ammonia in the following reaction? जरा इसमें देखना, ये Haber's process की तरफ मैं आ रहा हूं। Haber's process, स्टूडेंट आपने ना इसमें और क्या चीजें याद करनी। पहले तो मैं रिएक्शन आपको लिख के देता हूं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, N2 गैस plus 3H2 gas, reversible 2NH3. This one is a gas. यानी I will say that this one is the gaseous phase reaction. और यहाँ डेल्टा H जो है, डेल्टा H that is minus 92.46 किलो जॉल पर मोल नहीं कहना, ये ना 2 मोल्स के लिए है। अगर आप पर मोल लिखना चाहते हो ना, यानी 1 मोल के लिए लेना चाहते हो ना, तो 92.46 को 2 पर डिवाइड कर दो। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो फिर पर मोल आ जाएगी। फिलहाल ये 2 मोल्स के लिए। अब आप ना इसमें जरा देखिएगा, हम देखना चाहते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। मैं ना 3 चीजों की तरफ इशारा करूंगा। मैं कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन की तरफ इशारा करूंगा, मैं प्रेशर वॉल्यूम की बात करूंगा, मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, और मैं कैटलिस्ट की बात करूंगा। ये कैटलिस्ट, इनमें वो कौन सा फैक्टर है जो अमोनिया की प्रोडक्शन को, यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प आउट कर सकता है। अब कंसंट्रेशन क्या कहती है? कंसंट्रेशन में 2 बातें हैं। एक तो आप रिएक्टेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर आप इसके अमाउंट बढ़ाते जाते रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। या दूसरा काम क्या है, आप अमोनिया उसको रेगुलर इंटरवल से विड्रॉ करते जाओ, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करो। इन दोनों से यील्ड जो है वो इंक्रीज करेगी। दूसरा वो है प्रेशर वॉल्यूम। अब प्रेशर की बात मैंने क्या कही, रिएक्टेंट के 4 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल, प्रोडक्ट के मोल्स कम है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रेशर को इंक्रीज करो, टेम्परेचर पे आओ। बहुत खूबसूरत बात, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब है जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी आप दोबारा उसको हीट करना शुरू करेंगे, वो रिवर्स चल पड़ेगा। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सो है, अगर आप प्रोडक्ट यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टेम्परेचर को क्या करो, कम करो। तो इसका मतलब है यहां पे हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो आप कम कर लें। कैटलिस्ट हमें ना इक्विलिब्रियम स्टेट को अर्लियर अचीव करने में हेल्प आउट करता है।
तो आपने ये देखना है। अब आपने ना एक काम करना है, वो मैं आपके जिम्मे लगाता हूं। आपने ना इसमें ऑप्टिमम कंडीशन ढूंढनी है। ऑप्टिमम कंडीशन, ये आपका काम है। ऑप्टिमम कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशंस या फैक्ट्री कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे आप कम वक्त में ज्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अमोनिया जो है वो ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब आप ये सारी बातें ज़हन में बिठा लो। अब आप आंसर की तरफ आए। कहता है जी प्रेशर शुड बी डिक्रीज। नो नो नो, प्रेशर डिक्रीज नहीं, वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। और अमोनिया शुड रिमेन इन द रिएक्शन मिक्सचर। नो, आपको अमोनिया जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में से निकालनी पड़ेगी। और 4 पे क्या है, प्रेशर शुड बी इंक्रीज। यस, दिस वन इज योर राइट ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज 4D. During contact process of sulfuric acid synthesis, the following reaction occur: 2SO2 plus O2, 2SO3 delta आ गया. Which step is used to increase the yield of SO3? जरा समझना। हमने ना पहले हैबर्स प्रोसेस को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये हमारा नया क्वेश्चन, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया। लार्ज स्केल 2 मेथड यूज होते हैं, एक और भी है, वो है लेड चैम्बर प्रोसेस। ये लेड चैम्बर प्रोसेस ये भी है। तो ये लेड चैम्बर या कॉन्टैक्ट दोनों लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, दोनों में डिफरेंस बड़ा क्या है। इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो V2O5 है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और दैट इज अ सॉलिड। और लेड चैम्बर में जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल वो NO है, दैट इज अ गैस। ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, ये हीट्रोजीनियस कैटालिसिस है। इसको टैकल करना आसान है, लिहाजा मोस्टली ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ही सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बादशाह। किसी भी यूएनओ कहती है कि द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पैरामीटर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। जिस मुल्क में जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन है उतना वो तेजी से तरक्की कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड तकरीबन हर एक चीज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं और वो क्या है, 2SO2, this one is a gas, plus O2, this one is a gas, reversible, 2SO3, and delta H for this is -196 किलोजूल पर मोल। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल करते हैं, हम कौन से वेज अडॉप्ट करें कि हमारे पास सल्फ्यूरिक SO3, फिर ये जो SO3 बनता है ना, हम इसको पानी में ये सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते हैं, ओलियम बनता है, ओलियम में वाटर मिक्स करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाता है। बहरहाल मेन है टारगेट SO3 को प्रोड्यूस करना, इसको बनाना। अब ना अगर आप इस रिएक्शन को और हैबर प्रोसेस को देखें, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं केमिस्ट्री के सेंस में एक जैसे कह रहा हूं। इसमें रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा, इसमें रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज है। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, दोनों एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में दोनों एक्सोथर्मिक है। अब आपने इसमें भी वही स्टेप्स लेने हैं जो आप अमोनिया की यानी SO3 की प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए, वही स्टेप्स लेने हैं जो अमोनिया की यील्ड इंक्रीज करने के लिए, और वो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। और आपने ना इसकी भी ये जो ऑप्टिमम कंडीशन है उनको याद करना है, इनको याद। अब स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है टेम्परेचर इज रेज टू वेरी हाई। नो, दिस इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, टेम्परेचर को तो कम करना है। दिस इज नॉट करेक्ट। बीटा SO3 फॉर्म्ड इज रिमूव्ड वेरी क्विकली। नो, क्विकली की नहीं, you have to remove the SO3 after a regular interval, क्विकली नहीं, आफ्टर अ रेगुलर, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए फिर उसको रिमूव करवाएं। चार्ली, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट वेरी लो। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे, यील्ड SO3 की बढ़ेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, लेकिन अगर आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो ये रिएक्शन तो वापस चल पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। डेल्टा इज क्लियर, दैट इज एक्यूरेट, दैट इज एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज्ड टू ड्राइव द equilibrium to the right side. So for this question your answer is D. Among the following which is a catalyst in contact process? Very simple.
दैट दिस वन इज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 is used as a catalyst. So for this question your option is A. By which of the following factor equilibrium state is achieved earlier? Oh yes. अब आप क्या कहते हैं? कैटलिस्ट जो है, मैं दो बातें करूंगा। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। इट हेल्प्स अस टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्लियर। यानी अगर किसी भी रिएक्शन में सपोज 2 मिनट में इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होती है तो कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो विद इन माइक्रो सेकंड आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो जो कैटलिस्ट है ये हमारा आंसर हुआ फॉर क्वेश्चन डी। The thermal dissociation equilibrium of calcium carbonate is studied under different conditions. Calcium carbonate solid, reversible, calcium oxide solid, plus carbon dioxide gas. देखा आप एक बार को नोट करें, मैं फिजिकल स्टेट पे कितना इंफेसाइज कर रहा हूं। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। बड़ा नॉलेज है इस क्वेश्चन में, बहुत नॉलेज है, बड़ा इल्म छुपा हुआ है। जरा देखना आपके पास ना रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है मेरे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया। रिएक्शन है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस वन इज अ सॉलिड, रिवर्सिबिलिटी, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस वन इज आल्सो अ सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज अ गैस। ये है। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। ये बहुत अहम बात आ गई। जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, केसी एक्सप्रेशन स्टूडेंट, ये केसी एक्सप्रेशन जो है ये इसमें सॉलिड जो है इनको आप मेंशन नहीं करेंगे। मैं इसमें लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और भी बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है। तो जब आप किसी भी गैस की कंसंट्रेशन लेते हैं ना तो आप इनकी कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में ले लो, पार्शियल प्रेशर उसमें बेहतर होता है। ये आप अर्लियर पढ़ते हैं। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि केसी दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है इसका ए। अब एक बात को ज़हन में रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि केसी, अब ये ना पार्शियल प्रेशर लेंगे ना तो केसी के बजाय ना ये भी ज़हन में रखना, ये केपी हो जाता है। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ना। अच्छा एक बात ज़हन में रखना कि ये जो केसी या केपी, ये दो चीज़ें इनको अफेक्ट करती है, एक टेम्परेचर और एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब जब इक्विलिब्रियम पे आप जाते हैं ना, इक्विलिब्रियम पे, तो ये मेरे पास ये रिलेशन आता है। और ये रिलेशन क्या बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल अफेक्ट द केसी। वो कौन सी कंसंट्रेशन जो अफेक्ट करे? वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो अफेक्ट करेगी। अब जरा आप ऑप्शन पे आइएगा, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। डेल्टा एच जो है वो टेम्परेचर, आप जब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो आप कहते नहीं हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हैं तो टेम्परेचर 25 नहीं आप लेते। इसका मतलब है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती है। तो डेल्टा एच दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा केसी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यस, रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट उसका कोई तल्लक नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नो, केसी डिपेंड्स अपॉन, इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी मैंने बात क्या की है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप इसका जो प्रेशर ले रहे हैं कब पे? इक्विलिब्रियम स्टेट पे, वो प्रेशर डेफिनेटली केसी को अफेक्ट कर रहा है। और डेल्टा एच डी पे, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट इफ एनी, तो ये ठीक है। इसका मतलब है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चार्ली है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका जो पहला लेक्चर था, इसमें हमने ज़्यादातर केसी को हिट किया, इसमें हमने ली शटल प्रिंसिपल को हिट किया। और मैं हर दफ़ा आपसे यही, आपके लिए मेरे दिल से आपके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है इसमें अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। और ये जो इल्म को आसान करने का सिलसिला है, इल्म को घर घर पहुँचाने का, रोशनी को घर घर पहुँचाने का जो सिलसिला है, अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।